जय हिंद ऑल, जय हिंद, गुड मॉर्निंग प्रिंस यादव जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर सिर्फ ये टॉपिक भी आप पढ़ के चले गए तो कोई एग्जाम, ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका है, चाहे एनडीए का पेपर, उसमें जितने पॉलिटी के सवाल हैं आप आधे से ज्यादा सवाल कर दोगे। ठीक, सीडीएस का पेपर आधे, मतलब आपको 5-6 सवाल अकेले एक टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी इंडियन पॉलिटी का सबसे जरूरी टॉपिक है, ये आप लोगों का दिस टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पार्लियामेंट का टॉपिक है, ठीक, ये आर्टिकल 79 से 122 के बीच में दिया गया है। क्लियर? सो आर्टिकल 79 से 122 के बीच में टॉपिक दिया गया है। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मुझे बताइए कि वॉइस और वीडियो क्लियर है? बताओ भाई, वॉइस और वीडियो क्लियर है आप सभी को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही किसी को? जल्दी से बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको ना इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग रोज देखते हैं, न्यूज में आता है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उसमें ये हुआ। ठीक है, राहुल गांधी जी ने ये कह दिया, मोदी जी ने ये कह दिया, दूसरी पार्टी के नेता के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया, वो प्रस्ताव लाया गया। तो वो आखिर ये सारे प्रस्ताव होते क्या हैं? ठीक, क्यों लाए जाते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से इस पूरे टॉपिक को मैं समझाऊंगा। ठीक, अब यहां पर अगर सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है पार्लियामेंट का, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 79 से 122 के बीच में आता है। तो हमने प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी का ये हिस्सा है, उसी में आर्टिकल 79 से 122 के बीच में ये आता है। ठीक, अब सबसे पहले यहां पर अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आर्टिकल 79 है, ठीक है, आर्टिकल 79 जो है, ठीक है, वो क्या बात करता है, वो क्या प्रावधान है लेकर आता है, उनकी बात करता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो आर्टिकल 79 है, ठीक, ओके, उसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है, कि इसमें कि ये जो पार्लियामेंट है वो आखिर है क्या। ठीक है, पार्लियामेंट किस चीज को कहा गया है। ठीक, अब आप लोग क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से आपने कहा कि सर हमारा हिसाब से पार्लियामेंट जो है उसमें राज्यसभा आई और लोकसभा आई। ठीक है, आप लोगों के हिसाब से आपको लगता है सर जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उस पार्लियामेंट में हम हमेशा ये देखते हैं कि पार्लियामेंट की मीटिंग हुई, पार्लियामेंट की बैठक में ये हुआ वो हुआ, ये सब डिस्कस किया गया। ठीक है, तो उसमें एक तरफ हम बोलते हैं राज्यसभा, एक तरफ बोलते हैं हम लोकसभा। बट आर्टिकल 79 कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो है तीन चीजें, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, अब आपने एक चीज समझी, जब हम प्रीवियस टॉपिक पढ़ रहे थे, जब हम पिछला सेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग एक चीज देखते थे कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश की जो कार्यपालिका है, ठीक है, उस कार्यपालिका के हेड हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं। ठीक, अब यहां पर अगर देखा जाए कि
ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट क्या है आखिर? ठीक है, कि ये जो पार्लियामेंट है ये आखिर क्या है, और पार्लियामेंट में किस प्रकार से हम लोग पार्लियामेंट का एक रोल समझ सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट का जो रोल है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये जो संसद है, ठीक है, जिसे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, ये संसद मेन तरीके से अगर समझा जाए, ठीक है, ये है लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग, मतलब यहां पर कानून जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट असेंशियली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, यहां पर प्रेसिडेंट जो है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्रेसिडेंट क्यों पार्लियामेंट का हिस्सा बनाए गए? ठीक है, कि आइडियली कि ये जो प्रेसिडेंट हैं ये तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा थे, इन्हें पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों बनाया? ठीक है, क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट में कोई भी कानून तब तक नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, वो देश में लागू नहीं हो सकता जब तक भारत के राष्ट्रपति उससे साइन ना करते, भारत के राष्ट्रपति उसे पास ना करते। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी प्रकार से उसे लागू ना करते। ठीक, तो ये जो प्रावधान है ये यहां पर डाले गए हैं। ठीक, एक सेकंड होल्ड कीजिए, ये YouTube स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो यहां पर आप ये एक चीज ध्यान रखिए कि ये जस्ट एक सेकंड आप वेट कीजिए, कुछ एक लिंक स्टार्ट नहीं हुआ है। एक सेकंड, जस्ट वेट। ओके, चलो, अब यहां पर प्रेसिडेंट जो है, जैसा मैंने बताया कि देश में कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होता जब तक भारत के राष्ट्रपति उसे पास नहीं करते थे। ठीक है, तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो भी एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है, बट आप ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो है कभी कानून बनाते समय या उनके जो डिस्कशन चल रहे हैं संसद में, वो कभी ना तो राज्यसभा में बैठ के डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, ना ही वो लोकसभा में बैठ के उसके ऊपर कोई डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है उन्हें तो हमने सिंपली बोला एक हेड ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, उन्हें हमने बोला हेड ऑफ लेजिस्लेचर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जब तक पास नहीं करते तब तक किसी भी प्रकार से कोई कानून जो है वो लागू नहीं होता। ठीक, दूसरी चीज अब आप देखो, यहां पर ये जो राज्यसभा है, इसे राज्यसभा को हम लोग कहते हैं अपर हाउस। ठीक है, ये बेसिक मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इन्हें क्या क्या अलग अलग नाम से कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अपर हाउस। ठीक है, दूसरा इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कि जो हमारे देश में राज्य हैं उनका एक समूह है ये। ठीक है, इसके अलावा
इसे हम कहते हैं एक परमानेंट हाउस। ठीक है, क्योंकि ये जो राज्यसभा है ये कभी भंग नहीं होता। ठीक, और राज्यसभा हमेशा चलता रहता है। ठीक, अगली चीज, अब इसे अपर हाउस बोला जाता है, तो इसमें बहुत ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, जो यहां पर आप ये देखते हैं, अब क्योंकि अपर है, इसे इसे एक ऊंचा स्तर दिया गया है कुछ चीजों में, ठीक है, और ये कभी भंग नहीं होता, तो इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें कई बार हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, मतलब वरिष्ठ लोगों का सदन। क्लियर? ओके, अब हमारा जो ये लोकसभा है इसे कहते हैं लोअर हाउस। ठीक, लोअर हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भंग होता है, हर 5 साल के बाद इसे दोबारा स्थापित करना पड़ता है, संगठित करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट इसे कहते हैं हम लोग हाउस ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट लोग लोग जो है भारत के, वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और उन्हें चुन के यहां पर भेजा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। ठीक, इसके साथ साथ इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेरी हाउस। क्लियर? टेम्परेरी क्यों है? क्यों? इसका जो टेन्योर है, इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। ठीक, तो इसलिए ये सभी जो प्रावधान है वो यहां पर मेंशन किए गए हैं, और पार्लियामेंट को ये सभी जो जिम्मेदारियां हैं, इन सभी जिम्मेदारियों को पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है, अब हमारे देश में पार्लियामेंट जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायपालिका है, ठीक, उसी प्रकार पार्लियामेंट जो है हमारे देश का सर्वोच्च एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे देश में किसी भी प्रकार से कानून बनाता है केंद्र सरकार के लिए। ठीक है, अब हमारे देश को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बहुमत में आता है उसकी सरकार बनती है, और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो का बोला जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट को वेस्टमिंस्टर, जहां पर वो स्थित है वहां पर उसे बोला गया है। ठीक, अब आप देखिए कि हमारे देश में जब पहली बार चुनाव हुए, ठीक है, तो पहली बार जब चुनाव हुए तो उन चुनाव 1951-52 में हुए। ठीक है, और 1952 में जब चुनाव हुए हमारे देश में, ठीक, तो उसके बाद देश में पहली चुनी हुई लोकसभा और पहली चुनी हुई राज्यसभा स्थापित की गई थी। ठीक है, उससे पहले जो ब्रिटिश जब देश आजाद करके गए थे, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, तो उन्हीं के प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने काम करना शुरू किया था। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि ये एक बेसिक चीजें बताई गई। ठीक है, अब राज्यसभा जो है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा जो है हमारे संसद में राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और लोकसभा जो है वो हमारे देश में जो आम नागरिक हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो यहां पर किया जाता है। क्लियर? चलो, अब आगे अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट जो है उसका किस प्रकार से अलग अलग रोल है। ठीक, ठीक है, अभी आपको सिर्फ एक बेसिक मैं आपको चीजें बताऊंगा कि क्या जो रोल है वो रोल किस प्रकार से ये लोग पूरा करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज अगर समझी जाए कि रोल ऑफ पार्लियामेंट में, हम लोगों को तो बस इतना पता है कि भैया ये जो पार्लियामेंट है इसका मेन है कानून बनाना।
ठीक है, मेन हम ये समझते हैं। क्लियर? तो पार्लियामेंट का एक जो मेन रोल है वो है लेजिस्लेटिव। ठीक है, मतलब जिसे बोला गया लॉ मेकिंग। ठीक, क्लियर? दूसरा जो रोल है वो है पार्लियामेंट का कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। क्लियर? अब कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव का मतलब, आप लोगों को अगर याद होगा पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री कैसे तय किए जाते हैं, ये चीजें पढ़ी। ठीक है, और उन्हीं के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ये जो ऑफिसेज हैं, ठीक है, इन्हें कैसे हटाया जाता है। ठीक, क्लियर? तो ये आपने देखा कि ये जो सभी चीजें हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस करी। ठीक, अब ये जब सभी चीजें हमने डिस्कस करी तो हमने देखा कि उनमें सबसे जरूरी रोल क्या था। ठीक है, सबसे जरूरी रोल तो पार्लियामेंट का ही था, क्योंकि पार्लियामेंट ही उनके चुनाव की बात कर रहा था और पार्लियामेंट ही उन्हें हटाने की बात कर रहा था। क्लियर? तो पार्लियामेंट जो है उसका एक और सबसे जरूरी रोल है कि वो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे देश की जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका को चुनना, उन्हें हटाना, इन दोनों में एक प्रमुख भूमिका पार्लियामेंट की ही है। ठीक, अब अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम पार्लियामेंट का देखते हैं वो है कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। हमारे देश में जो फाइनेंसेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर कंट्रोल करना भी तो पार्लियामेंट का ही काम है। क्लियर? अब ये जो जिम्मेदारी है, ऐसा तो है नहीं कि ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाएगी। ठीक है, अब पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारे देश में हर प्रकार से संविधान को बचाना। ठीक है, उसके अलावा हमारे देश में जो कार्यपालिका हैं, जो नेता हैं, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी तय करना कि भैया वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए पार्लियामेंट ने एक अपना कंट्रोल यहां पर रखा है। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल रखा जाता है वो किन चीजों के ऊपर होता है। ठीक है, तो हमारे देश में जो फंड्स हैं वो कहां कहां आते हैं, पहले मैं आपको वो फंड्स बताता हूं। ठीक है, कि हमारे देश में जो अलग अलग फंड्स हैं वो कहां से आते हैं। ठीक है, पैसा कहां पर आता है। सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल 266 सेक्शन 1। ठीक है, आर्टिकल 266 सेक्शन 1, जहां पर बात की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्लियर? कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ये आखिर क्या है। ठीक, अब ये जो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो सभी फंड्स यहां पर बोले गए हैं, ठीक है, इन फंड्स में पैसा कहां से आता है, ये जो फंड्स हैं, ठीक है, इन्हें क्या क्या बोला जाता है। क्लियर? अब ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, इसे हम लोग बोलते हैं हमारे देश में समेकित निधि। ठीक है, इसे बोला जाता है समेकित निधि। ठीक है, अब ये समेकित निधि इसे क्यों बोला गया, ये पैसा कहां से आया, ये पैसा सरकार कैसे लेकर आती है, वो जरूरी है। ठीक है, अब ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, ठीक है, इसमें आप एक चीज समझिए कि यहां पर क्या सरकार के पास सारा पैसा, ठीक है, जितना भी पैसा है जो सरकार के पास आता है किसी रेवेन्यू से, ठीक है, टैक्सेस, ओके, थ्रू टैक्सेस।
ओके, कि टैक्सेस के तौर पर सरकार कहीं से भी पैसा आता है वो पैसा इसमें डाला गया। ठीक, इसके अलावा सरकार के पास और पैसा कहां से आता है? सर, ठीक है। अब आपने अगर बजट सुना हो अब की बार, तो वहां पर एक बात की गई कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ठीक है, उसके 5% से ज्यादा हमारा खर्चा है। मतलब हमारे अगर आमदनी है 100 रुपए, अगर हमारी इनकम है 100 रुपए, तो हमारा जो खर्चा है वो खर्चा है 105 रुपए। ठीक है, 5% हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। ठीक है, पूरा। ओके, तो लोन्स के थ्रू जो है पैसा आता है, सरकार लोन रेज करती है। ठीक है, सरकार दूसरी जगह से लोन लेती है एडवांसेस में। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि सरकार आप लोगों को भी कुछ बॉन्ड देती है, आप लोगों से भी पैसे लिए गए। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार से ग्रांट्स, ठीक है, या लोन्स के रीपेमेंट में सरकार के पास जो भी पैसा आया वो भी सारा यही आया। क्लियर? तो जितना पैसा सरकार ने कमाया वो सारा पैसा आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इससे यहां पर ध्यान रखिएगा कि मनी कैन बी विदड्रॉन ओनली बाय पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, पैसा जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल से निकाला जा सकता है, अदरवाइज यहां पे वो पैसा विड्रॉ किया ही नहीं जा सकता। ठीक, अगली चीज यहां पर जो अगले प्रकार का फंड आता है, ठीक है, आई होप ये आपको विजिबल तो है ना, सारी चीजें क्लियरली दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? और डार्क करते हैं। ठीक है, अगला आता है यहां पर आर्टिकल 266 सेक्शन 2। ठीक है, जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अब ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इसमें ये भी सरकारी पैसा ही है। ठीक है, और ये पैसा आता है जो सरकार के बिहाफ पर क्रेडिट किया गया। ठीक है, अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स है, यहां पर हम पैसा कहां से आता है, आप लोग देखते हैं कि कुछ फिक्स्ड चीजें हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां पर पैसा जो है वो, आप कभी अपने फादर से बात करेंगे, मदर से बात करेंगे, अगर वो वर्किंग है तो वो कहते हैं अरे हमारे ना इतना पीएफ कटता है। ठीक है, तो वो प्रोविडेंट फंड जो डिपॉजिट है वो पैसा आएगा पब्लिक अकाउंट्स में। ठीक, इसके अलावा अगली चीज यहां पर आती है सेविंग्स बैंक अकाउंट। ठीक है, सेविंग्स बैंक अकाउंट, आप लोगों के पेरेंट्स जो हैं, आप लोग अपना बैंक में अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, और आप अपनी मर्जी से बैंक में जाके पैसा जमा करा देते हैं। सरकार आपके ही पैसे को इस्तेमाल करती है। ठीक है, क्योंकि आप पैसा जमा करा देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है उस पर ब्याज तो सरकार खाती है। ठीक, तो वो यहां पर पैसा यहां पर आया। इसके अलावा कोई भी हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, डिपार्टमेंट्स में जो पैसा डाला जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये भी जो सारा पैसा है, ये ऐसा नहीं है कि सरकार कोई अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये भी देश के ही खर्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर? तो बट यहां पर जो फिक्स्ड पैसा है वो यहां पर डाला गया। ठीक है, अब हमने एक तरफ देखा कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये तो पैसा कहां है, सरकार कानून बना रही है, सरकार ने ये कहा कि इस साल हम डिफेंस को इतना पैसा देंगे, इस साल हम रोड डेवलपमेंट पे इतना देंगे, किसानों को इतना पैसा देंगे। वो तो सारा पैसा जाता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से।
ठीक है, वो तो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये जो पैसा है कंसोलिडेटेड फंड का, ये तो जनरल जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, जो जनरल सरकार का खर्चा है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक, ये जो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, इसका पैसा इस्तेमाल करते सरकार अपने जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है उसके लिए। ठीक है, जैसे सरकार ने कोई लोन लिया है, उसका फिक्स्ड सरकार को पैसा देना है। ठीक है, सरकार कोई सर्विसेज ले रही है, उस सर्विसेज का सरकार को फिक्स्ड पैसा खर्च करना है। क्लियर? तो उस तरीके से ये जो पैसा है, इस पब्लिक अकाउंट्स के पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपको और साधारण भाषा, आप लोग क्या करते हैं कि जब आपके फादर की सैलरी आई, उन्होंने सैलरी में कहा कि भैया, सपोज उनकी सैलरी आई 50,000 रुपए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया ये 30,000 रुपए तो हम अलग निकाल रहे हैं। ठीक है, जो हमारे फिक्स्ड खर्चे हैं ही, जैसे हमें सपोज घर में बिजली का देना है, रेंट अगर जाता है तो रेंट देना है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, ठीक है, कोचिंग की फीस देनी है, क्लियर, कि दूध वाले का इतना पैसा देना है, ये तो उन्होंने कहा कि भैया ये 20,000 रुपए तो उसमें चले गए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अरे 10,000 रुपए जो है वो हम अलग से रख लेते हैं राशन के लिए, कि घर में कितना राशन आएगा उसका इसमें से खर्च होता रहेगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा आपकी मदर जो है, उन्हें कुछ पैसे दिए गए कि भैया आप ये थोड़ा सा खर्चा चलाना। ठीक है, तो ऐसे करके पैसों को बांटा गया। क्लियर? तो आपके घर के जो फिक्स्ड खर्चे हैं, ठीक है, जैसे रेंट देना, बिजली का पानी, बिजली का खर्चा देना, बच्चों की फीस देना, ऐसे ही सरकार के कुछ फिक्स्ड खर्चे होते हैं। सरकार ने लोन लिया है, उनका ब्याज देना है, सरकार ने कहीं किसी दूसरे देश से सर्विस अवेल की है, उसका पैसा देना है। तो ये सभी चीजें जो है वो यहां पर डाली गई। ठीक, इसके बाद यहां पर जो तीसरा आता है, ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंट्स का इसलिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स का पैसा है, ठीक है, ये जो पब्लिक अकाउंट्स का पैसा है, इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है, आप ये देख सकते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये पैसा निकाला जा सकता है। ठीक, ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, अगली चीज यहां पर आती है, ठीक, और वो आती है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरा जो फंड आता है वो है आर्टिकल 267 में। ठीक है, जिसे बोला जाता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटिंजेंसी फंड का मतलब है कि यहां पर किसी भी प्रकार से जो हमें इमरजेंसी के समय पर जरूरत पड़ी। ठीक है, क्लियर? तो अच्छा, अब यहां उसे समेकित निधि कहा गई, इसे कहा गया लोक लेखा, इसे बोला गया लोक लेखा। ठीक है, तीसरा यहां पर इसे बोला गया आकस्मिक निधि। ठीक है, इसे बोला गया आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब है कि यहां पर जो पैसा है, ठीक है, वो यहां पर हमने रखा हुआ है पैसा। ठीक है, पर ये जो पैसा है ये सिर्फ हमारी जो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर सरकार को तुरंत पैसे की जरूरत है, उसके लिए ये पैसा रखा जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो पैसा है, इस पैसे को रखा जाता है। ठीक है, आई होप ये बेसिक यहां पर चीज आपको समझ आ रही है। क्लियर? ओके, अच्छा, अब यहां पर कंटिजेंसी फंड जो है, ठीक है, यहां पर कंटिजेंसी फंड जो है, उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो कंटिजेंसी फंड का कैसे इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कंटिजेंसी फंड जो है उसका कैसे इस्तेमाल किया गया। ठीक,
अब यहां पर कंटिजेंसी फंड जो है ये भी सरकारी आदेश से पैसा निकला, मतलब ये डायरेक्टली, इसे पर्स ऑफ प्रेसिडेंट भी कहते हैं। ठीक। अब आप एक चीज देखिएगा कि हमारे देश चलाने के लिए तो हमें पैसा चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड से मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो बजट है उसमें जितने भी लाखों करोड़ों रुपए हैं वो यहां पर रख दिए गए, ठीक है। अब यहां पर पैसा कैसे निकलेगा? पार्लियामेंट जब पास करेगा तब, ठीक है। अब सरकार को तुरंत जरूरत पड़ गई पैसे की, ठीक है। सरकार को तुरंत पैसे की जरूरत पड़ गई और यहां पर जो सरकार है वो सरकार कह रही है कि भैया हमारे पास तो किसी भी प्रकार से इतना समय ही नहीं है कि हम पार्लियामेंट से पैसा निकलवा सकें, ठीक है, कि हम लोग पार्लियामेंट से पैसा निकलवा सकें। ठीक। तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह कहा गया कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से तो पैसा निकल नहीं सकता। तो सरकार ने कहा कि भैया हमने तुरंत राष्ट्रपति से मांग लिया, ठीक है। और यहां पर इसे बोला गया कि कंटिजेंसी फंड जो है इसमें हर समय 30,000 करोड़ रुपए रखे जाते हैं, ठीक है। इसमें 30,000 करोड़ रुपए हमेशा रखे जाते हैं और वो पैसा आता कहां से है? वो पैसा आता है कंसोलिडेटेड फंड से। यहां पर डाल देते हैं कि भैया इमरजेंसी के लिए पैसे की आवश्यकता होगी तो पैसा यहां से निकल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये तीन प्रकार के जो फंड हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसी को इसमें कोई भी अगर डाउट हो, बताइए। बताओ भाई, कोई डाउट इसमें किसी भी चीज में? ये तीनों फंड आपको समझ आए? इनके ना आर्टिकल याद रखना, आपके आर्टिकल ना आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में भी कई बार आते हैं, ठीक। क्लियर? चलिए, तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान कैसे डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों इसका कुछ एम रखा गया है, ठीक। चलिए, अब यहां पर एक एक करके हम लोग बाकी जो हाउसेस हैं उन्हें समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की, ठीक है। राज्यसभा हमारा दिया गया आर्टिकल 80 में कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में यहां पर बात की गई राज्यसभा की, ठीक है, कि राज्यसभा जो है उसका क्या रोल है, राज्यसभा कैसे काम करता है, ये सभी चीजें यहां पर आर्टिकल 80 में बनाई गई, ठीक है। अच्छा, अब आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा का, ये कहता है कि ये जो राज्यसभा है, जैसा अभी हमने सिंपल बताया कि इसमें जो है हमारा परमानेंट हाउस है, ठीक है। अब ये जो राज्यसभा है, ठीक है, इसमें कहा गया कि राज्यसभा एक अपर हाउस के तौर पर काम करता है, एक परमानेंट हाउस के तौर पर काम करता है, ठीक है। और इसकी राज्यसभा की जो परमानेंट स्ट्रेंथ है वो है 250, जिसमें से 238 जो है वो तो इलेक्टेड है, ठीक है, और 12 मैक्सिमम नॉमिनेटेड है। 12 यहां पर नॉमिनेटेड है, ठीक है। प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है आज के अभी के समय पर, ये जो राज्यसभा है इसकी स्ट्रेंथ है 245, ठीक है, जिसमें 233 12 नॉमिनेटेड है, ठीक है। अब ये जो हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है, उसमें 229 मेंबर्स जो हैं वो तो स्टेट से आते हैं, 4 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से और 12 नॉमिनेटेड है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर एक बेसिक चीज आप लोग समझिएगा कि ये जो राज्यसभा काम करती है, ठीक है, ये जो राज्यसभा यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है,
इसमें राज्यसभा में ये जो इलेक्टेड लोग हैं वो कौन चुनते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में जो इलेक्टेड हैं, ठीक है, वो दे आर इलेक्टेड बाय एमएलएज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जो देश में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, उनके जो विधायक हैं वो यहां पर अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, ठीक। अब यहां पर जो ये इलेक्शन यहां पर किए गए, ठीक है, उसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्टेड यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए, ठीक है, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक, वो कब से कौन सी सीट पर भेजे गए। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि एवरी स्टेट एंड यूटीज have been allocated seats on basis of population, ठीक है। सभी जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ 3 हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, क्योंकि सिर्फ वहां पर विधानसभा है, वहां पर विधायक है, बाकी कहीं नहीं है। क्लियर। तो हर स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पर जो सीट्स हैं वो राज्यसभा में तय कर दी गई हैं, ठीक है। तो जैसे यूपी है, उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यूपी की सबसे ज्यादा सीट्स है, 31 सीट्स है राज्यसभा में। क्लियर। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर उन्हें बोला जाए तो दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, इनडायरेक्टली यहां पर इलेक्ट किए गए, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि सर ये जो फिर नॉमिनेटेड हैं, ये नॉमिनेटेड कहां से आते हैं। ये नॉमिनेटेड कहां से आते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली आते हैं, इन्हें डायरेक्ट चुनाव, इनके लिए चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे आर डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं ऐसे कुछ ज्ञानी लोगों को, ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पर, जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। क्लियर। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, ठीक है, उनकी एक्सेप्शनल नॉलेज है, इसलिए ये यहां पर रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि राज्यसभा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और राज्यसभा को भी हर प्रकार से यहां पर पावर्स दी गई है, ठीक। क्लियर। अब ये जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा जो है इसकी मैंने आपको बता दी कि फिक्स स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। पर ये जो इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन होगा कैसे, ठीक है। तो जो भी राज्यसभा के लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, राज्यसभा का अगर किसी को भी मेंबर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक। तो यहां पर कहा गया है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए पहली एलिजिबिलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। कि भारत का नागरिक होना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो व्यक्ति यहां पर भारत का ठीक है, वो ही किसी प्रकार से राज्य सभा का एज चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए,
ठीक है, अब ये भी तो सवाल है कि राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो उसकी कोई एज भी तो होनी चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा। ठीक, तो मिनिमम एज जो है वो है 30 ईयर्स, 30 साल का होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक और चीज बोली गई, ठीक है, कि यहां पर जो व्यक्ति है, ओके, ही शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर, ओके, फ्रॉम एनीवेयर इन दी कंट्री। क्लियर? तो यहां पर उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से देश की किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में, ठीक है, देश की कोई भी जो पार्लियामेंट्री, कोई भी संसदीय क्षेत्र जो है देश का, वहां से उसका एक प्रतिनिधि, वहां पे उसका एक रजिस्टर्ड वोटर होना भी जरूरी है। ठीक है, अब ये जो राज्यसभा है, ठीक है, यहां पर हर एक बेसिक तो फंक्शन हमने देख लिया, ठीक है, बट ये जो राज्यसभा है इसमें रजिस्टर्ड वोटर भी बन गए। ठीक है, आपने वोट भी डाल दी। क्लियर? तो राज्यसभा का अब देखेंगे कि ये क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो 30 साल का है तो राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, पर इलेक्शन में वोट कौन डालेंगे? वोट डालेंगे उस स्टेट के विधायक। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, अगली चीज जो आती है, टेन्योर ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा। एमपी राज्यसभा का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। ठीक है, टेन्योर कितना दिया जाता है? अब राज्यसभा मैंने आपको बताया कि एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, पर परमानेंट हाउस का मतलब ये थोड़ी कि एक किसी को मेंबर बना दिया और वो जिंदगी भर मेंबर रहेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, यहां पर जो भी मेंबर अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट होता है, चाहे नॉमिनेट होता है, ठीक है, उन्हें टेन्योर दिया जाता है 6 इयर्स का। ठीक है, और राज्यसभा में इस प्रकार से व्यवस्था तय की गई है कि 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स। ठीक है, 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स। क्लियर? तो ये हम राज्यसभा के मेंबर जो है उनका एक टेन्योर यहां पर दिया गया है। क्लियर? सो दिस इज असेंशियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेन्योर दैट हैज बीन गिवन। क्लियर? ओके, तो ध्यान रखिए कि राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होगा, ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा, बट जो यहां पर मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ठीक है, वो मेंबर्स चुने जाते हैं 6 साल के लिए, और 1/3 मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं। क्लियर? ओके, ये एक बेसिक चीज आप सभी को समझ आई? एक तो भाई जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बेसिक कंसेप्ट समझ आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का? बताओ भाई, anyone who has got any doubt in any of these things? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? चलो, अब यहां पर अगली चीज जो आती है, ये हमने राज्यसभा के बारे में समझा। ठीक है, अब अगली जो चीज आती है, यहां पर मैं ना इंपॉर्टेंट आपके लिए और सब बता देता हूं कि देखो, ध्यान रखना है कि ये इलेक्टेड जो है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक, जो नॉमिनेशन हो रहे हैं, 12 नॉमिनेटेड कहां से आते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। ठीक, कई बार आप लोग सोचते हैं अरे सर सचिन तेंदुलकर भी तो राज्यसभा का एमपी है, वो किस कैटेगरी में? ये सब सोशल सर्विस की कैटेगरी से है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 30 इयर्स, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। टेन्योर क्या दिया गया है? टेन्योर इज 6 इयर्स,
and 1/3 members retire after every 2 years. क्लियर? तो ये सभी जो प्रावधान हैं ये रखे गए हैं। ठीक, अगली चीज यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो आता है, कि ये जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है। ठीक है, तो राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि वो जो भी भारत में उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का सभापति कहलाया जाएगा। ठीक है, वो ही राज्यसभा का सभापति कहलाया जाएगा। और एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उन्हें जो सैलरी दी जाती है ना, ठीक है, उन्हें सैलरी दी जाती है 4 लाख रुपए महीने की। ठीक है, और वो किस कैपेसिटी में दी जाती है, वो क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं, उसी बेसिस पर, उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें वो सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा के, इनके ऊपर पहली क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, ही प्रिजाइड्स द सेशंस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कि वो राज्यसभा के जो सेशंस हैं, ठीक है, उन्हें प्रिजाइड ओवर करते हैं। मतलब वो राज्यसभा के जो सत्र चलता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। उनका काम है कि यहां राज्यसभा में सभी लोग अच्छे से काम करें। ठीक है, जो सभी डिस्कशंस हैं वो अच्छे से हो। ठीक, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, ही एंजॉयज अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब कि राज्यसभा में आपने जब भी देखा होगा कि राज्यसभा में किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कराया जा रहा है, ठीक है, डिस्कशन के बाद वोटिंग कराई जाती है कि क्या ये मुद्दा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या रिजेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसे केस में आप देखिए कास्टिंग वोट का मतलब है कि यहां पर जो ये वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट shall vote only in case of a tie। ठीक है, यहां पर ये वोट जो है वो सिर्फ टाई की स्थिति में डालेंगे। टाई का मतलब है कि अगर किसी मुद्दे के ऊपर वोटिंग हो रही थी और 50 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया, 50 ने अगेंस्ट में कर दिया, तो क्या उस मुद्दे को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो अपना वोट डालेंगे उससे तय किया जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ये कास्टिंग वोट का मतलब है कि जो भी सभापति है राज्यसभा का, वो पहली बार में किसी मुद्दे के ऊपर वोट नहीं डालेगा। वो राज्यसभा में किसी भी मुद्दे के ऊपर तब ही वोट डालेगा जब वहां पर टाई हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप यहां पर देखिए कि ही कंडक्ट्स इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव इन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहां पर ही शैल नॉमिनेट मेंबर्स टू द पैनल, ओके, टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स।
ठीक है, टू दी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। ठीक है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स का मतलब है कि यहां पर आपने किसी भी मुद्दे के ऊपर वोटिंग कराई, सॉरी, जब राज्यसभा का सेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें उस दिन सपोज ना तो चेयरमैन आ पाए, वाइस प्रेसिडेंट, ना ही डेप्यूटी चेयरमैन जो थे वो आ पाए। ठीक है, अब उस दिन फिर सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, सेशन को कौन प्रिजाइड ओवर करेगा? ठीक, तो उसके लिए जो उपराष्ट्रपति है वो पहले ही मैक्सिमम 6 लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में उन 6 में से कोई भी व्यक्ति सेशन को प्रिसाइड कर सकता है। ठीक, क्लियर? इसके अलावा आप ये देखेंगे, ही शैल रेफर मैटर टू दी कमिटीज ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की जो कमिटी है अलग अलग, जो किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें वो चाहे तो कोई भी जरूरी मैटर उनके पास भेज सकते हैं। ठीक, अगली चीज यहां पर आती है, ही शैल सुपरवाइज द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अब राज्यसभा का जो सचिवालय है, जो राज्यसभा के पूरे प्रशासन को संभालता है, ठीक है, वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को सुपरवाइज करते हैं हमारे ये, ठीक है, उपसभापति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो सभी चीजें मैंने आपको बताई, दीज आर बेसिकली द फंक्शंस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर? दीज आर द फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, क्लियर? तो ये आज के सेशन में अभी तक हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है अबाउट राज्यसभा। ठीक है, अगले सेशन में लोकसभा और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप ये टॉपिक समझ आया है अभी तक। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं इस चीज में? एनीवन हु हैज गॉट एनी डाउट इन दीज, प्लीज डू लेट मी नो। बताइए भाई, कोई डाउट तो नहीं है किसी को किसी प्रकार का? ठीक है, चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, अगले सेशन में मिलेंगे और जो जरूरी टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, एनीवन हु हैज गॉट एनी डाउट इन दीज, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये सब क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।